आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि आज हम जो टॉपिक है वो कॉपर का अयस्क है। तो आप जानते हैं कि कॉपर जो है हमारे प्रकृति में शुद्ध नहीं मिलता है। ये जितने धातुएं हैं ये अक्सर ये अयस्क के रूप में मिलती हैं, जिनका हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, जिनके कुछ स्टेप होते हैं। तो उन स्टेप द्वारा हम इसका शोधन करते हैं। तो पहला हम आता है कि कौन कौन से अयस्क हैं। यहाँ पे चर्चा करेंगे कॉपर के अयस्क। यहाँ पे 2-3 अयस्क जो हैं उसमें से मुख्य हैं। पहला आता है कॉपर ग्लांस Cu2s, दूसरा है कॉपर पायरेटीज, इसमें आता है इसका है CuFeS2, तीसरा है क्यूपराइट, इसमें आता है Cu2O। ये इसके 3 मुख्य अयस्क हैं जिनका नाम है। अब इन अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो धातु का जो निष्कर्षण है उसके क्या क्या स्टेप हैं, आइए हम जानें। धातु के निष्कर्षण के जो इफेक्ट हैं या उसके जो स्टेप हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ जो स्टेप है धातु के निष्कर्षण के, इसमें पहला स्टेप आता है सांद्रण। तो इन 5-6 जो 5 वगैरह स्टेप होते हैं, इनके द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। इसमें पहला सांद्रण आता है, फिर जारण आता है, त्वरण आता है, बेशिमराइजेशन आता है, फिर शोधन। शोधन द्वारा हम ये स्टेप जो है कैसे क्या प्राप्त करते हैं कॉपर पायराइट से, आइए हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉपर पायराइट से हम कैसे धातु का निष्कर्षण करें। तो कॉपर पायराइट से धातु का निष्कर्षण, आइए अब टॉपिक है कॉपर पायराइट से हम शुद्ध कॉपर कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं ये जो अयस्क है इससे हम कॉपर का शोधन करेंगे। जो शोधन का स्टेप था पहला था सांद्रण। तो सांद्रण जो है इसमें हम अयस्क का बारीक जो चूर्ण बनाकर जो उसमें मिलाते हैं, उसमें झाग उठने की जो क्रिया है यही हमारा सांद्रण कहलाता है। तो यहाँ ये देख रहे हैं ये झाग उत्पन्न हो रहा है, ये एयर है। तो इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जिसको जारण द्वारा हम निकालते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है इसका जारण। तो जारण के अंतर्गत हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में जैसे सल्फर हुआ और आर्सेनिक हुआ और इसका एंटीमनी, ये सब ऑक्सीकृत होकर ये वाष्पीभूत हो जा रहे हैं, वाष्प निकल बन जा रही हैं। तो ये अशुद्धियां निकल गई, बचा है कॉपर पायराइट। सेम इसी तरह ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करके कॉपर पायराइटीज जो है ऑक्सीकरण करके सल्फर होकर सल्फाइड बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये सल्फाइड अयस्क के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ 2 स्टेप हमारा पूरा हुआ, सांद्रण हो गया, जारण। जारण द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ तो ये हम चेंज कर दिए सल्फाइड अयस्क में। अब क्या करते हैं सल्फाइड अयस्क के बाद जो तीसरा रिएक्शन है, तो तीसरे रिएक्शन में तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारा प्राप्त हुआ है सल्फाइड अयस्क। अब इस सल्फाइड अयस्क को हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीकरण के बाद यहाँ पे हमारा FeO2 प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम इसका तीसरा स्टेप है प्रगलन। तब इसको हम प्रगलन करते हैं। तीसरा स्टेप आता है प्रगलन। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रगलन का। तो प्रगलन जो होता है ये हम करते हैं बादशाह भट्टी पर। तो इसमें कोक तथा रेत मिलाकर वाष्प भट्टी में गर्म करते हैं इसको। इसके बाद इसमें इस्पात की प्लेटें होती हैं और इसके अंदर अग्निजित जो ईंटें होती हैं अग्नि, जिसमें हम उसका अग्निजित का जो स्तर लगा रहता है और बाहर जल जैकेट होता है। इसके बाहर जो जल जैकेट होता है यहाँ पर हम आयरन ऑक्साइड
जो है बालू से मिलकर गलित धातु मल जो निकालते हैं रिएक्शन करने के बाद, ये गालक है, ये हमारा मैल है, धातु मैल, जिसे कहते हैं फेरस सिलिकेट। ये फेरस सिलिकेट बनाता है और उसके बाद दोबारा जो रिएक्शन करता है बनाने के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड जो जालिद अयस्क में रहता है और यह क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और ये और FeS और Cu2S, ये दोनों जो मिलकर इसे बोलते हैं कॉपर मैट भी कहते हैं। ये नीचे एकत्रित होकर ये धातु मैल के रूप में तैरता रहता है और ये छिद्रों द्वारा हटा लिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा कॉपर प्राप्त होगा केवल 50%, यहाँ हमें 50% कॉपर प्राप्त होता है। अब इसके बाद आएंगे बेसिमराइजेशन में, ये स्टेप देखिए। तो आइए अब चर्चा करते हैं बेसिमराइजेशन में। अब हम करेंगे चर्चा। अब चर्चा करते हैं कि बेसिमराइजेशन में, इसमें हम गलित कॉपर मैटी का बेसिमर परिवर्तक में ले जाते हैं। इसके बाद बालू तथा गर्म हवा में इसमें ले जाकर बालू तथा गर्म हवा को फूंकने पर फेरस सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाता है। तो फेरस सल्फाइड जो ऑक्सीकृत होता है और ये बाद में ऑक्साइड बनाता है और फिर धातु मल में बदल जाता है। इसके बाद सेम इसी तरह कॉपर सल्फाइड भी, हमारा जो कॉपर यहाँ फेरस सल्फाइड चेंज हुआ था, यहाँ कॉपर सल्फाइड जो है ये भी ऑक्सीकृत होकर ये जो है लास्ट में कॉपर में बदल जाता है। यही क्रिया हमारा कहलाता है बेसिमराइजेशन। इस प्रकार पिघले हुए गर्म कॉपर को सिरका के साँचों में ढालते हैं और जैसे ही यह ठंडा होता है इसको, तो इसमें घुली हुई गैस के निकलने के कारण कॉपर की सतह पर कुछ फफोले पड़ जाते हैं। इस प्रकार ये फफोलेदार कॉपर हमें प्राप्त होता है, जो केवल कॉपर 98% शुद्ध होता है। अब इससे हम धातु का शोधन करते हैं। शोधन कई विधियां हैं, आइए हम शोधन करते हैं। हम जानते हैं जो शोधन होता है अभी तक 98% है, हमको कम से कम 99 पॉइंट समथिंग 99 के ऊपर जो भी हो तभी ये शुद्ध धातु के रूप में मानी जाएगी। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि कॉपर जो है शुद्ध रूप नहीं मिलता, एस में मिलता है, जिसके कुछ मुख्य अयस्क होते हैं उसका हम धातु से निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण में जो भी चीजें आती हैं, जो स्टेप आता है उस स्टेप का हमने वर्णन किया। लास्ट में आता है शोधन। तो शोधन में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये शोधन हम यहाँ करेंगे विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा हम देखते हैं, इसमें चित्र बनाएंगे, इसमें फिगर होता है। तो ये आपका जो बनेगा, ये दो कैथोड एनोड दो होते हैं। ये आपका माइनस पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है। अब इसमें हम विलयन भर देते हैं। यहाँ पे ये आपका कीचड़ रहेगा, इसके बाद ये आपका कॉपर सल्फेट रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत धारा जब इसमें हम प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध कॉपर जो होता है हमारे, वो आपका कैथोड पे जाकर प्राप्त होता है, एनोड पे अशुद्ध रहता है। तो शुद्ध कॉपर हमारा यहाँ कैथोड प्राप्त होगा
और ये पूरा टोटल एकत्रित हो जाता है। और विद्युत धनी अशुद्धियां जिंक जो हुआ और आयरन हुआ इत्यादि एनोड में घुलकर विलयन में आ जाती हैं। परंतु कम विद्युत धनी Ag, Au आदि एनोड के नीचे कीचड़ के रूप में एकत्रित हो जाता है और यहाँ पे हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, इस पे अशुद्ध रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे जो रेशियो निकालते हैं ये लगभग हमारा जो निष्कर्षण 99.5% इसका यहाँ शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है एनोड, और ये फफोलेदार कॉपर हमें शुद्ध अयस्क कॉपर जो है प्राप्त हुआ अयस्क से। तो यहाँ पे देखते हैं जो फफोलेदार कॉपर होता है वो ये इस भट्टी में गर्म करके पिघलाते हैं। इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जो वाष्पशील ऑक्साइड बनकर उड़ जाती हैं और कुछ सिलिका स्तर से मिलकर धातु मैल बनाती हैं। तो पिघली हुई धातु को हरी लकड़ी की डंडी से हम मिलाते रहते हैं इसमें, और लकड़ी की कार्बन या उससे बनी हुई हाइड्रोकार्बन गैस कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धियों को कॉपर में अपचायित करती है। तो इससे हमने कहा 99.5 लगभग शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो इस अपघटन में हम देखते हैं कि शुद्ध कॉपर हमको कैथोड पर एकत्रित मिलता है। अब ये शुद्ध कॉपर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आइए देखिए। इस स्टेप में हमने बताया, पहले अयस्क बताया कितने अयस्क होते हैं, उसका निष्कर्षण बताया कि पहला सांद्रण द्वारा, फिर जारण द्वारा, फिर हमने बताया कि प्रगलन में वाष्पा भट्टी द्वारा कैसे होता है, फिर बेसिमराइजेशन द्वारा, तो उससे 98% हमारा कॉपर प्राप्त हुआ। अब उसको भी फिर विद्युत अपघटन द्वारा जो शुद्ध किए उसमें लगभग हमारा 99.5 कॉपर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि कॉपर अयस्क से शुद्ध प्राप्त करने की ये जो क्रिया है ये इसी को कहते हैं धातु का निष्कर्षण या मेटलर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी, हिंदी में बोलते हैं धातुक्रम। यानी जो हमें धातु मिलती हैं कॉपर वगैरह ये शुद्ध रूप से हमें नहीं मिलती, ये अयस्क रूप में मिलती है। इनका हम धातुक्रम की करते हैं, मेटलर्जी जो इसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके द्वारा यहाँ हमने देखा कि जो स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद हमें 99.5 कॉपर मिला। अब यहाँ आता है कि ये जो कॉपर है इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यूज करने के लिए हम पहला चीज है आप लोग जानते हैं उसका यूज या उपयोग कहाँ करते हैं। कॉपर का उपयोग आप लोग जानते हैं, ये जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक होने का कारण ये तारों में किया जाता है, तार या केबल हुआ उसमें किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉपर का जो तार होता है वो बहुत अच्छे ढंग से करंट का फ्लो करता है, सुचालक होता है। लेकिन अब देखते हैं आजकल कॉपर महंगा होने के कारण एल्युमिनियम का लोग यूज करते हैं। एल्युमिनियम उतना अच्छा सुचालक नहीं है, कॉपर जो है बहुत अच्छा सुचालक है, इसलिए कॉपर के वायर जो है ज्यादा चलते हैं, एल्युमिनियम के वायर जो है कम चलते हैं। अब दूसरा है ये पीतल में भी हमारा कॉपर का यूज होता है मिश्र धातु के रूप में। इसमें तांबा जस्ता को मिलाकर हम बनाते हैं। जो पीतल वगैरह घरों में जो बर्तन यूज होता है इसमें भी हमारा कॉपर का यूज रहता है। तांबा जिसे बोलते हैं, तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है या बनाते हैं उसको। इसी तरह हमारा इसका यूज कांसा में होता है। कांसा में भी हम तांबा टीन आदि मिलाकर करते हैं, जिसका उपयोग बर्तन व मूर्तियां वगैरह बनाने का काम आता है। तो पीतल में हो गया, तार में हो गया, कांसा में हो गया, और भी यूज करते हैं सिक्का वगैरह बनाने में। चौथा है सिक्का। सिक्का के बनाने में जो यूज करते हैं
उसमें भी हम कुछ पीतल धातुओं को, इसे कॉपर का भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है गिनी गोल्ड, पांचवा है गिनी गोल्ड, में भी हम इसका उपयोग करते हैं। गिनी गोल्ड जो होता है तांबा प्लस गोल्ड मिलकर ये गिनी गोल्ड बनता है, जिसे आभूषण के रूप में आजकल लोग यूज कर रहे हैं। कैरेट गोल्ड, कैरेट गोल्ड तो तांबा प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर मिलाकर ये इसका यूज हो रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपके जो चर्चा किया कि कॉपर कैसे, कॉपर के कितने एर्ग्स हैं, उसका निष्कर्षण कैसे है, उसका उपयोग कैसे है। अब पिछले वीडियो तथा जितने इसके पहले वीडियो थे और प्लस इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप पहले के वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा।